हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। मैं विपिन बंसल, विकास बंसल एकेडमी बठिंडा से आज की इस वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की जो तारीख है 30 जून 2020। आज की ये जो तारीख है वो काफी ज्यादा बदलाव लेके आई है उन स्टूडेंट्स के लिए जो घर बैठे ये सोच रहे थे कि कोई वैकेंसी नहीं आएगी, सब कुछ लेट होने वाला है, पेपर हो नहीं पाएंगे, और उन्होंने 100 तरह के एक्सक्यूज अपने लिए तैयार कर रखे थे। और ये बदलाव वो ये जो बातें अब आपके सामने आ रही हैं कि मैं लगातार आपको ये बात कह रहा था कि एग्जाम्स बहुत ज्यादा लेट नहीं होने वाले हैं। हालांकि हम लोग लॉकडाउन का लगभग 3-3.5 महीने का जो समय उसको हम लोगों ने बहुत ज्यादा वेस्ट किया है, ज्यादातर स्टूडेंट्स ने। लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे थे जो लगातार YouTube के माध्यम से तैयारी से जुड़े रहे, लगातार ऐप के जरिए तैयारी से जुड़े रहे। तो उन लोगों के लिए बहुत बड़ी एक अच्छी खबर है आज, और वो खबर ये है कि आरआरबी की वैकेंसी जो है वो आ चुकी है। और जो भी स्टूडेंट ग्रेजुएशन कर चुके हैं, जिन लोगों ने ग्रेजुएशन अपनी कंप्लीट कर ली है, उनके लिए एक बहुत बढ़िया मौका है सरकारी नौकरी लेने का। हमें पता है आरआरबी रीजनल रूरल बैंक, ये जो आरआरबीज हैं इनके अंदर क्लरिकल की, ऑफिसर स्केल 1 की, स्केल 2 की, स्केल 3 की ये वैकेंसीज आई हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर मेरी जो चर्चा का विषय है वो आरआरबी की वैकेंसी की डिटेल बताना और खासकर स्टूडेंट्स को उनकी तैयारी के मुताबिक ये फैसला लेने में, ये डिसीजन लेने में मदद करना कि वो किस स्टेट के लिए अप्लाई करें, कहां वो आरआरबी का पेपर देने जाएं, जिससे उनको सिलेक्शन इजीली मिल सके या वो सरकारी नौकरी को हासिल कर सके। आज की वीडियो का मेन एजेंडा मेरा ये है। इसमें आगे बढ़ते हैं। आईबीपीएस बोर्ड को सभी जानते हैं। हमारे यहां स्टेट बैंक के अलावा मर्जर के बाद जितने भी बैंक बाकी बचे हैं उन सभी बैंक्स के लिए रिक्रूटमेंट का जो काम करता है वो आईबीपीएस करता है। 2011 से आईबीपीएस वर्किंग है। आईबीपीएस ने पिछले 9 साल के अंदर एक जो सबसे बड़ी बात, एक जो सबसे मेन मुद्दा जो इसने हासिल किया है वो ये है कि इसकी विश्वसनीयता बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। हर साल जनवरी फरवरी के महीने में उस साल के होने वाले सभी के सभी एग्जाम्स की डेट आपको बता दी जाती है। और आईबीपीएस ने बहुत ही बढ़िया शानदार तरीकों से पिछले 9 सालों से 10 सालों से जो एग्जाम लिए हैं और उन एग्जाम्स के अंदर एक्यूरेसी, हर तरीके से सेफ्टी, हर तरीके से पेपर में कोई चीटिंग नहीं हो पाए, इसको लेकर बहुत अच्छी उसने गुडविल बनाई है। इवन कि पिछले कुछ सालों से तो सेंट्रल गवर्नमेंट के ईपीएफओ, ईएसआईसी और भी अदर डिपार्टमेंट जो है वो पेपर, जो रिक्रूटमेंट का अपना प्रोसेस है वो आईबीपीएस बोर्ड के माध्यम से कर रहे हैं। तो आरआरबी का भी एग्जाम जो कंडक्ट किया जाता है वो आईबीपीएस बोर्ड के द्वारा किया जाता है। और आईबीपीएस की यही सबसे बढ़िया बात है कि ये किसी भी चीज को लेकर देरी नहीं करते हैं, कभी भी अपने प्रोसेस को लेकर कोई लापरवाही नहीं करते हैं। तो अभी जो अपने वैकेंसी आई है उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। और ये वैकेंसी को लेकर जरूर सुने वो बच्चे जो लगातार ये एक्सक्यूज दे रहे थे कि वैकेंसी नहीं आएगी, स्टेट गवर्नमेंट ने बोल दिया है, हरियाणा गवर्नमेंट ने बोल दिया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोल दिया है। तो देखो, मैंने आपको पहले भी बताया था, बैंक जो है वो अपने आप में एक स्वायत्त संस्था है और ये अपना एक कंपनी की तरह अपना सारा काम करती है। ये सरकार के अधीन होने के बावजूद, सरकारी उपक्रम होने के बावजूद भी एक प्रॉफिट मेकिंग इंस्टीट्यूशन है, और जो प्रॉफिट के माध्यम से ही अपना सारा का सारा सैलरी, जो स्टाफ की रिक्रूटमेंट का प्रोसेस और अपना सारा सिस्टम चलाते हैं। तो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का कोई दखल नहीं रहता है रिक्रूटमेंट के प्रोसेस में। साल में रिक्रूटमेंट सिर्फ एक बार होती है, लेकिन रिटायरमेंट जो है वो हर दिन होती है। और लगातार जो भी मेरे संपर्क है, जो भी ऑफिसर्स को मैं जानता हूं, उनसे जब भी बात होती है उनका हमेशा एक बात जरूर वो कहते हैं कि रिटायरमेंट बहुत ज्यादा हो रही है और वैसी रिक्रूटमेंट हो नहीं रही है। और आने वाले टाइम के अंदर काफी बड़ी वैकेंसी जो है आपको बैंक्स के अंदर देखने को मिल जाएगी। हालांकि इन सालों में भी अच्छी वैकेंसी आई है। जब तक हम लोग मैदान से बाहर होते हैं हमें नहीं पता होता उस गेम में क्या चल रहा है, उस गेम में कितनी दिक्कतें और कितनी पॉजिटिव बातें हैं। लेकिन जब उस मैदान के अंदर आते हैं तब हमें पता लगता है
दूर से देखने वाले को ये लगता है कि सरकारी नौकरी नहीं आ रही है, वैकेंसीज नहीं आ रही है, लेकिन मैं आपको बताऊं जिन बच्चों ने बैंकिंग को चुना है उन्हें ये पता है कि वो एक साल के अंदर 20 से ज्यादा पेपर देते हैं। 2019 एक ऐसा साल था जिसमें बच्चों ने क्लर्क, पीओ, एसओ सारे मिला के 20 से ज्यादा पेपर दिए थे। ठीक है जी, तो इतने इतने मौके होते हैं हमारे पास नौकरी को लेने के। तो सिर्फ ये नहीं कि भी सुनी सुनाई बातों के ऊपर हम लोग चलते रहे, वैकेंसी नहीं आती है, नौकरी नहीं मिलती है, जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट को तो बिल्कुल नहीं मिलती है। ये सिर्फ और सिर्फ ये अपनी किसी भी नकारा व्यक्ति की एक सोच कही जा सकती है, जो सिर्फ दूर खड़ा होके किसी भी बात के बारे में सिर्फ बयान दे सकता है। अगर आप उस तैयारी में एंटर करते हो तो आपको पता लगता है कि इसके अंदर कितनी अपॉर्चुनिटीज हैं, और लगातार रिक्रूटमेंट हो रही है, और लगातार वैकेंसी जा रही है, और लगातार पेपर देने का मौका मिल रहा है, और लगातार स्टूडेंट जॉब हासिल कर पा रहे हैं। तो वैकेंसी जो आई है सबसे पहले तो ऑफिस असिस्टेंट की है, जिसको क्लरिकल कह दिया जाता है। इसके अंदर जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है सिर्फ ग्रेजुएशन पास मांगा गया है। बहुत से बच्चों को ये होता है मेरे मैथ्स में स्कोर कम थे, शायद बैंक में दिक्कत आएगी। बहुत से बच्चों को ये होता है मेरी ग्रेजुएशन के अंदर स्कोरिंग कम थी, मेरी परसेंटेज कम थी, तो दिक्कत आएगी। तो ये बात आप क्लियर कर लो, साल के जो बैंक के अंदर 15, 17, 20 पेपर होते हैं, बड़ी मुश्किल से शायद ही किसी एक पेपर के अंदर परसेंटेज का जिक्र किया जाए, नहीं तो सारे के सारे पेपर सिर्फ ग्रेजुएशन पास मांगा जाता है। यानी आपके अगर 45% है तो भी आप बैंक का एग्जाम दे सकते हो। तो ये ऑफिस असिस्टेंट के अंदर भी यही मांगा गया है। सेकंड नंबर पे बोला गया है कि लोकल लैंग्वेज के अंदर आपको वहां पर नॉलेज होना चाहिए। जैसे अब गुजरात है, गुजरात की जो स्टेट लैंग्वेज है वो गुजराती है, पंजाब की पंजाबी है, और बाकी हिमाचल की हिंदी है, और जम्मू कश्मीर की उर्दू और हिंदी है। इसी तरह से राजस्थान की सिर्फ हिंदी है। तो इसको लेकर भी बच्चों के मन में डाउट रहता है। तो देखो अगर भाषाओं में मैं देखा जाए तो एक तो देखो हिंदी बड़ी कॉमन सी भाषा है और हम सभी को आती है, और हमने 10वीं में पढ़ी होती है, तो आप सारे के सारे जो इस एग्जाम के लिए एलिजिबल होते हो। दूसरे नंबर पे बात आती है कि जो भाषाएं टफ पड़ती हैं उनमें अगर कोई सबसे मुश्किल भाषा पड़ती है तो वो पंजाबी पड़ती है। और पंजाबी के अलावा सारी भाषाएं, जैसे हम गुजरात की बात करें, लास्ट ईयर भी स्टेट बैंक के अंदर बहुत से बच्चों ने गुजरात से अप्लाई किया और उनका लैंग्वेज टेस्ट हुआ। जिस बच्चे ने कुछ भी सुना दिया और कुछ भी वहां पर परफॉर्म कर दिया उसको लैंग्वेज टेस्ट में पास कर दिया गया। यानी हमारे जितने भी स्टूडेंट गए थे वो सारे के सारे लैंग्वेज टेस्ट को क्लियर कर गए थे। तो यानी आप लैंग्वेज को लेकर बहुत ज्यादा मुद्दा मत बनाइए। अगर आप पंजाब से हो तो आप पंजाब की पंजाबी आपने पढ़ी है तो आप पंजाब से अप्लाई कर सकते हो, आप गुजरात को भी टारगेट कर सकते हो। अमूमन क्या होता है, स्टूडेंट जो कंपटीशन एग्जाम में नहीं एंटर किए होते हैं या सेल्फ स्टडी कर रहे होते हैं, उनको ये कोई बताने वाला ही नहीं होता है कि जब वैकेंसी आई है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप सिर्फ पंजाब में अप्लाई कर सकते हो। आप हिंदुस्तान के किसी भी स्टेट में अप्लाई कर सकते हो और वहां नौकरी ले सकते हो। अगर आपका ड्रीम है कि आप किसी बड़ी सिटी में जाना चाहते हो तो आप उस स्टेट के लिए अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप वहां के लिए भी पहुंच सकते हो, वहां भी उसमें जॉब लेके अपने जीवन को जिस तरीके से जीना चाहते हो वहां जी सकते हो। तो लैंग्वेज टेस्ट का कोई इश्यू नहीं है। उसके बाद आता है वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। इसको लेकर भी स्टूडेंट अपने मन में कोई परेशानी ना पाले। हम लोगों ने 10th के अंदर +1 +2 के अंदर जो कंप्यूटर पढ़ा होता है वो कंप्यूटर यहाँ पर मान्य होता है, और उसके लिए आपको अलग से कोई यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा कुछ सर्टिफिकेट की या किसी भी डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं होती है, और आप सिर्फ उस नॉलेज के बेस पे यहाँ पर एग्जाम दे सकते हो। इसी तरह से अभी इस वीडियो को मैं बहुत ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा। आप लोग जिस जिस चीज के लिए एलिजिबल हो आप इसके अंदर डिटेल पढ़ लोगे। अगर आपके मन में कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हो। तो ये स्केल 1 की वैकेंसी आ जाती है। स्केल 1 को पीओ बोल दिया जाता है, प्रोबेशनरी ऑफिसर, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर के अंदर इसी तरह से चलता है। बिल्कुल सबसे शुरुआती लेवल पर जो आता है वो क्लरिकल का आता है, जिसको ऑफिस असिस्टेंट कह दिया जाता है। उसके बाद स्केल 1 रहता है, फिर स्केल 2 रहता है। तो स्केल 2 के अंदर भी बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इन्होंने 2 साल का एज एन ऑफिसर इन ए बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, अगर किसी व्यक्ति ने, किसी स्टूडेंट ने किसी भी प्राइवेट बैंक में एज ए ऑफिसर 2 साल काम किया है तो वो अब भी इसके लिए अप्लाई कर सकता है। और मैं आपको एक बात बता दूं, इन दोनों से सबसे कम कंपटीशन यहां होता है। इन दोनों से भी कम कंपटीशन स्केल 2 के अंदर होता है। लेकिन ये जानकारी सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए है जो एज ए ऑफिसर बैंक के अंदर, चाहे प्राइवेट बैंक में चाहे सरकारी बैंक में काम कर चुके हैं, उनके लिए ये जानकारी है। तो वो डायरेक्ट स्केल 2 भी रिक्रूट हो सकते हैं। उसके बाद ये स्केल 2 के बारे में इन्होंने और डिटेल बताई है। जनरल बैंकिंग ऑफिसर आ गया, स्पेशलिस्ट ऑफिसर आ गया। स्पेशलिस्ट के अंदर अलग अलग लैंग्वेज और जो भी अपने कंप्यूटर के स्किल हैं, या सीए भर्ती होना चाहते हैं या कोई एलएलबी के थ्रू जो लॉ ऑफिसर भर्ती होना चाहते हैं, ये सब बातें हैं। ये बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ज्यादातर हमारे जो दर्शक हैं वो ज्यादातर अनएम्प्लॉयड हैं, और उनके लिए जो मेन मुद्दा है वो है अपने क्लर्क और पीओ। ये 2 ही वैकेंसी उनके लिए मेन मुद्दा है। ठीक है जी।
आगे बढ़ते हैं। ये स्केल 3 की भी वैकेंसी है, इसके बारे में आप पढ़ लोगे। इसके अंदर 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, तो हमें तो देखो बेरोजगारी का ही एक्सपीरियंस है और कोई एक्सपीरियंस हमारे पास है नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब इसके अंदर आता है कि भी आपकी फीस क्या रखी गई है। तो SC ST के लिए 175 है, जनरल कैटेगरी स्टूडेंट के लिए 850 रुपए है। ठीक है जी। इसके अंदर आप क्लरिकल का फॉर्म अलग भर सकते हो, स्केल 1 का अलग भर सकते हो, स्केल 2 का अलग भर सकते हो, स्केल 3 का अलग भर सकते हो। यानी एक ही कैंडिडेट क्लर्क, PO और बाकी की वैकेंसीज के लिए अगर वो एलिजिबल है तो वो अलग अलग अप्लाई कर सकता है। ऐसा नहीं कि एक स्टूडेंट सिर्फ एक ही वैकेंसी अप्लाई कर सकता है, वो दोनों के लिए अप्लाई कर सकता है। अमूमन स्टूडेंट सारे पेपर देते हैं। हम कई बार देखते हैं कि PO के अंदर कैंडिडेट कम पहुंचते हैं। वजह ये कि कई बार क्या होता है, स्टूडेंट्स के जो मार्गदर्शक होते हैं वो उनको इस बात को लेकर बहुत ज्यादा डरा देते हैं कि PO का पेपर टफ होता है। तो देखिए, आप बिल्कुल साफ शब्दों में सुन लीजिए, कंपटीशन एग्जाम में आसान क्लरिकल भी नहीं होता है। अगर टफ मानते हो तो फिर आसान क्लरिकल भी नहीं होता है, और अगर मानते हो पढ़ना है और आगे बढ़ना है तो फिर टफ PO भी नहीं होता है। रिजल्ट वहां भी आते हैं, लेकिन मेहनत करने की जरूरत है। तो हम लोग अपने बैचेस के अंदर जो टारगेट रखते हैं वो PO को ही रखते हैं, और जब PO को टारगेट करते हैं तो क्लरिकल आसानी से क्लियर हो जाता है। हमारे जो स्टूडेंट हैं वो क्लर्क और PO दोनों एग्जाम देते हैं, चाहे वो किसी भी बैंक का आ जाए, चाहे स्टेट बैंक का आ जाए, चाहे BPS का आ जाए। आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर जो प्री एग्जाम रहता है, बाकी सभी पेपर्स के मुकाबले ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है। प्री के अंदर रीजनिंग आती है, 40 क्वेश्चन होते हैं 40 नंबर के। मैथ्स आता है, 40 क्वेश्चन होते हैं 40 नंबर के। 80 क्वेश्चन का पेपर होता है, और यहां पर आपको 45 मिनट का टाइम होता है। अब एक फ्रेशर जरूर सोचता होगा कि 45 मिनट में 80 क्वेश्चन कैसे हो पाएंगे, लेकिन जो इस तैयारी के स्टूडेंट है, मैं आपको बताऊं, लास्ट ईयर 2019 के RRB क्लर्क के अंदर हमारे यहां से 7 स्टूडेंट्स के 80 में से 80 नंबर थे, और 2018 में 3 बच्चों के 80 में से 80 नंबर थे। ठीक है जी। यानी 80 में से 80 नंबर ला देते हैं बच्चे। तो ये इस लेवल का ये मैटर आता है, और इस तरीके से इसकी तैयारी चलती है। तो ये क्लरिकल का पेपर भी सेम रहता है, ऑफिसर लेवल का भी पेपर सेम रहता है। वही 80 क्वेश्चन का पेपर है और 45 मिनट का टाइम होता है। तो इसके अंदर मैं आपको एक बात और बता दूं, जैसे कुछ एक स्टूडेंट्स का इंग्लिश में लेवल थोड़ा कम होता है, और उनको साल भर ये डर बना रहता है कि मैं इंग्लिश की वजह से फेल होऊंगा। तो यहां पर आपको एक मौका मिलता है कि इंग्लिश अगर आपकी थोड़ी वीक भी है तो भी आप एक सरकारी नौकरी हासिल कर सकते हो। प्री के अंदर तो इंग्लिश आ ही नहीं रही है। और मैं एक बात सभी को कहना चाहूंगा, हर एक एग्जाम को टारगेट करके कहना चाहूंगा कि इंग्लिश से डरना छोड़ दो। अगर आपका एक सब्जेक्ट वीक है तो आप बाकी के 3 सब्जेक्ट्स के ऊपर खूब वर्क करो, और वहां से आप जो स्कोर है अपने बना सकते हो, और इंग्लिश की कट ऑफ क्लियर करने लायक नंबर बड़ी आसानी से आ जाते हैं। बहुत बार होता है बच्चा ना इंग्लिश को एक डर की तरह ले लेता है और इंग्लिश पे ही बहुत ज्यादा वर्क करता रहता है। तो मैं आपको बता दूं, इंग्लिश जो है थोड़ा सा आपका अच्छा बैकग्राउंड मांगती है। ठीक है ना, कुछ अपवाद जरूर होते हैं हर एक लाइन के अंदर, हर एक बात के अंदर, लेकिन ज्यादातर केसेस के अंदर, ज्यादातर मामलों में यह देखा गया है, अगर आपका इंग्लिश का बैकग्राउंड बढ़िया है तो आप इंग्लिश में अच्छा परफॉर्म कर पाते हो। अगर बैकग्राउंड बढ़िया नहीं है तो आप बहुत ज्यादा मेहनत करके भी काफी अच्छा स्कोर नहीं बना सकते हो। जबकि उतनी मेहनत अगर मैथ्स, रीजनिंग और जीके में की जाए तो आप बहुत ज्यादा स्कोर ले सकते हो। यानी मेरा कहने का पॉइंट ये नहीं है कि इंग्लिश में बहुत ज्यादा नंबर लिए नहीं जा सकते हैं। मैं उनको एड्रेस कर रहा हूं जिन बच्चों का इंग्लिश का बैकग्राउंड ज्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन वो सिर्फ इस डर की वजह से कि इंग्लिश की वजह से हम फेल ना हो जाए, बहुत ज्यादा एफर्ट्स इंग्लिश में लगा देते हैं और उसको एक डर की तरह लेके चलते रहते हैं। तो उन बच्चों को मैं बता दूं, आप इंग्लिश को टारगेट करके 40 क्वेश्चन में कुछ पोर्शन छांट लो जिसमें इजीली स्कोर बन जाता है, वहां से आप कट ऑफ क्लियर कर सकते हो। और अपनी ज्यादा मेहनत तो आप मैथ्स, रीजनिंग, जीके में लगाओ ताकि वहां से आप स्कोर ला सको। बाकी सब्जेक्ट्स में स्कोर लाना इंग्लिश के मुकाबले थोड़ा सा आसान रहता है। ये मेरा एक नजरिया है। हो सकता है आप में से कुछ लोग जो है वो इस बात को नहीं माने, लेकिन वो नहीं मानने वाले स्टूडेंट 100 में से 2-4 ही होंगे। बाकी 95% बच्चे इस बात से सहमत नजर आते हैं जो बात मैंने ये कही है। उसके बाद ये प्री का एग्जाम होता है। जब प्री क्लियर हो जाता है, प्री का जो एग्जाम होता है वो सिर्फ कट ऑफ के हिसाब से अपने जो है वो आगे मेरिट बनती है, और उसमें जो प्री को क्लियर करता है उनको मेंस एग्जाम देने का मौका मिलता है। इसमें जो एक नेगेटिव मार्किंग भी रहती है। अगर आप एक सही जवाब देते हो तो 1 नंबर मिलता है, अगर वो जवाब गलत हो जाता है तो आपका 0.25 जो है माइनस कर दिया जाता है, और अगर आप उसका जवाब नहीं देते हो तो फिर वो कोई स्कोरिंग उसकी काउंट नहीं होती है। तो ऐसे में मतलब गलत आंसर लगाने की भी एक पेनल्टी रहती है वहां। उसके बाद ये इसका रखा है इन्होंने मेंस एग्जाम का। मेंस एग्जाम के अंदर देखो क्या है, फिर वही प्री के सब्जेक्ट आ गए। प्री में भी वही था रीजनिंग, यहां भी रीजनिंग है,
कंप्यूटर आ गया, 40 क्वेश्चन 20 नंबर के, बड़ा ही आसान सिंपल सा सब्जेक्ट पढ़ता है कंप्यूटर। कोई भी स्टूडेंट ये नहीं सोचे मैं कंप्यूटर बैकग्राउंड से हूं तो मैं नहीं निकाल पाऊंगा। देखो बैंकिंग का एक फिक्स सिस्टम है, पिछले सालों के 2000 क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ लेने हैं, उसको आपने याद कर लेना है। वो रटा रटाया सा एक सिस्टम चल रहा है, हर बार वापस वो रिपीट हो जाते हैं और बड़े आराम से कंप्यूटर क्लियर हो जाता है। ये एक अब तक की पिछली जो है धारणा है और लगातार ऐसा होता जा रहा है। उसके बाद जीके आ जाती है, इसमें प्री में जीके नहीं थी लेकिन यहां जीके आ जाती है। उसके बाद इंग्लिश आ जाती है, इंग्लिश और हिंदी में आपको ऑप्शन मिलता है कि आप इंग्लिश करो या हिंदी करो। तो ऐसे में इंग्लिश और हिंदी में से ज्यादातर स्टूडेंट जो हिंदी को चुनते हैं क्योंकि हिंदी की स्कोरिंग ज्यादा अच्छी होती है। इंग्लिश के अंदर बहुत प्रयास करने पड़ते हैं तब जाके नंबर आते हैं। हिंदी आप सिर्फ 5-7-10 दिन की स्टडी से भी क्लियर कर सकते हो और अच्छा स्कोर उसके अंदर बना सकते हो। उसके बाद मैथ्स आ जाता है 40 क्वेश्चन का। तो यहां पर देखो आप वेटेज किसकी ज्यादा है, मैथ्स 50 नंबर का है, रीजनिंग 50 नंबर की है। पिछला पेपर भी आपका मैथ्स रीजनिंग से बना हुआ था, यानी इस पूरी तैयारी के अंदर सबसे ज्यादा वेटेज जो है वो मैथ्स और रीजनिंग को मिलता है। तो आप ये दो सब्जेक्ट के ऊपर खूब वर्क करो और लास्ट में जाके आप इंग्लिश और जीके को लेकर चल सकते हो और बड़ी आसानी से चीजें क्लियर हो जाती हैं। मन से डर निकालो, ये चीज नहीं। अभी देखो आसपास के माहौल में खासकर मालवा रीजन के अंदर ये बात बहुत ज्यादा प्रचलित है। अपने पूरे पंजाब में आप देखोगे तो सबसे ज्यादा रिजल्ट मालवा रीजन से आ रहे हैं और बाकी के जो 2 रीजन रह जाते हैं उन रीजन के अंदर बच्चों ने एक धारणा बना ली है कि बैंक का प्रोसेस बहुत मुश्किल है, प्री है, मेन है, इंटरव्यू है और रिजल्ट नहीं आते हैं। ये बिल्कुल गलत है। अगर आप उस लाइन के अंदर वर्क करते हो तो मेरा ये मानना है अदर लाइंस के मुकाबले, एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा बात से हटके। फरवरी 2019 के अंदर रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी आई थी। आप इस तैयारी के स्टूडेंट हो तो आपको पता होगा, उसको बढ़ चढ़ के देश के करोड़ों लोगों ने उसके लिए अप्लाई कर दिया। आज रेलवे को कोई एक ऐसी संस्था ही नहीं मिल पा रही है जो 1 करोड़ से ज्यादा लोगों का एग्जाम ले सके। और आप मानोगे फरवरी 2020 जा चुका है और अभी आधा साल ये निकल चुका है, यानी पिछले 12 और 5 17 महीने से उनके पेपर की डेट ही डिसाइड नहीं हुई है, जबकि 17 महीने के अंदर तो आज ये आईबीपीएस 2 बार एग्जाम ले रहा है। समझ में आ रही है ये बात अपने को? यानी बाकी सभी एग्जाम्स के मुकाबले बैंक का प्रोसेस सबसे फास्ट, ट्रांसपेरेंट और बहुत ज्यादा वैकेंसीज वाला होता है। तो इसको अगर आप टारगेट करते हो तो आप अपने सपने जो एक सरकारी नौकरी के हैं उसको बहुत जल्दी अचीव कर सकते हो। तो ये मेन एग्जाम का रहता है। मेन एग्जाम का क्लर्क और पीओ का सेम पैटर्न है। तो पीओ से बिल्कुल नहीं डरना, पीओ की वैकेंसी से बिल्कुल नहीं डरना। टफ है तो वैसी कट ऑफ कम चली जाती है, ठीक है जी। अब एक बच्चों के मन में आता है सर पेपर पास करने के लिए कितने नंबर चाहिए? इसका जवाब है कि कभी भी ये बताया ही नहीं जा सकता पेपर पास करने के लिए कितने नंबर चाहिए। क्यों? पेपर टफ आता है तो कट ऑफ कम चली जाती है, पेपर आसान आता है तो कट ऑफ ज्यादा चली जाती है। ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पे, नंबर ऑफ वैकेंसीज पे और पेपर के लेवल पे डिपेंड करता है। तो इसका कोई इश्यू नहीं है कि पेपर के लिए कितने नंबर चाहिए होते हैं। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ये स्केल 2 के लिए बता दिया गया है, स्केल 2 स्पेशलिस्ट कैडर के लिए बता दिया गया है। उससे आगे बढ़ते हैं, स्केल 3 का आ गया है तो ये भी हमारा मैटर नहीं है, आगे बढ़ते हैं इससे। उसके बाद ये आपको नेगेटिव मार्किंग के बारे में बताया गया, ये मैंने आपको बता दिया है। ये कट ऑफ के बारे में बताया गया है। बैंक के पेपर का एक खास बात ये रहती है कि आपको इंडिविजुअल हर एक सब्जेक्ट की जो है कट ऑफ क्लियर करनी पड़ती है। यानी मैथ्स में अलग से पास करना होगा, रीजनिंग अलग से पास करनी होगी, इंग्लिश अलग से और जीके अलग से। तो ये कट ऑफ क्लियर करनी पड़ती है, लेकिन ये कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है, बहुत बड़ी बात नहीं है। जब आप इस तैयारी में घुस जाते हो और लगातार आप तैयारी करते रहते हो तो ये कट ऑफ क्लियर तो बड़ी आसानी से होने लग जाती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेन मकसद जो है वो मेरिट में नाम लाना होता है और जब कट ऑफ हम लोग क्लियर कर लेंगे और मेरिट में नाम लाने लायक बन जाएंगे तो कहीं कोई दिक्कत रहनी नहीं है इसके अंदर। उसके बाद जो बात आती है वो ये इसके अंदर ये इसी डिटेल को जो है स्केल 2 और स्केल 3 के लिए बताया गया है। ये आप लोग इसको डिटेल से पढ़ लोगे, इसमें कोई ऐसा कोई पॉइंट है नहीं कि मैं आपको अलग से बताऊं। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, मेन जो बात आ गई है वो ये डेट्स आ गई हैं। डेट्स आप लोग देखो, इन्होंने देखो हर चीज को पूरा बढ़िया तरीके से डिस्क्राइब किया है। स्टेट गवर्नमेंट की किसी वैकेंसी को देख लो, सेंट्रल गवर्नमेंट की किसी वैकेंसी को देख लो, आपको आधी से ज्यादा चीजें पता ही नहीं लग पाती हैं। वैकेंसी आ जाती है तो ये नहीं पता लगता पेपर कब होगा, पेपर हो गया तो ये नहीं पता लगता रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट आ गया तो ये नहीं पता लगता कि भी आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी तो ये नहीं पता कि ज्वाइन कब करवाएंगे। इन सारे क्वेश्चंस के जवाब एक साथ यहाँ इस चार्ट में लिख दिए गए हैं, देखते हैं।
सबसे पहले तो देखो वैकेंसी की जो डेट है वो 1 जुलाई 2020 से ये शुरू हो चुका है, यानी आप लोग इसके जल्दी ही फॉर्म अप्लाई कर लो, लास्ट की वेट नहीं करनी है। आप में से जो बच्चे लास्ट ईयर ग्रेजुएट हो चुके हैं वो सभी लोग इसके लिए एलिजिबल हैं और वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद फीस का है, ये भी सेम दे रखा है। कॉल लेटर कब डाउनलोड हो जाएगा? 12 अगस्त को, लेकिन इसके आगे एक डॉट लगा दिया गया है। ये डॉट सिर्फ इसी बार लगाया गया, इससे पहले कभी नहीं लगाया गया था। वजह ये कोरोना की वजह से कोई बदलाव होता है तो वो आपको इंटीमेट कर दिया जाएगा, लेकिन फिलहाल आईबीपीएस ने अपनी प्लानिंग पूरी कर ली है कि 12 अगस्त को जो आपको कॉल लेटर दे दिया जाएगा। और प्री एग्जाम की ट्रेनिंग होती है, ये एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए होती है, तो इससे हमारा कोई कंसर्न नहीं है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कॉल लेटर जो है वो आपको अगस्त 2020 के अंदर आपको कॉल लेटर मिल जाएंगे। और ये प्री एग्जाम ट्रेनिंग के कॉल लेटर थे, ये प्री एग्जाम के कॉल लेटर हैं। और ऑनलाइन एग्जाम जो प्री का है, इस बार इन्होंने सितंबर और अक्टूबर 2020 लिखा है, लेकिन इससे पुराने आप देखोगे ना तो बिल्कुल साफ शब्दों में लिखा होता है 12 सितंबर को ये पेपर होगा, और 12 को पेपर हो जाता था। ठीक है जी। इस बार कोरोना की वजह से थोड़ी बहुत दिक्कतें हर जगह ही हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद आईबीपीएस ने वैकेंसी लाकर उन युवाओं के मन में एक उम्मीद की किरण जगा दी है, जिनको ये लगने लगा था कि भी अब कुछ भी सही नहीं होगा, वैकेंसीज नहीं आएगी, नौकरी नहीं मिलेगी, हमारा ये 2020 का साल खराब होने वाला है। निश्चित रूप से 2020 का जो साल है बहुत ज्यादा दिक्कतों से भरा हुआ है, लेकिन इन दिक्कतों के माहौल में आप अपने आप को कैसे पॉजिटिव रख सकते हो, कैसे उस साल का इस्तेमाल कर सकते हो। एक बेरोजगार युवा के लिए अगर मैं बात करूं तो उसने पूरे ग्रेजुएशन के जस्ट बाद क्या करना होता है? उसने स्टडी करनी होती है, और वो स्टडी का अगर उसको प्रॉपर प्लेटफॉर्म मिल जाता है तो उसके बाद पूरी दुनिया में क्या हो रहा है उससे उसको कोई मतलब नहीं है। उसने अपना वो साल जो है पूरा स्टडी को देना होता है, और वो स्टडी के जरिए अपने जो है सपने पूरे कर सकता है, और वो साल आपका शुरू हो चुका है। बहुत से बच्चों के मन में ये सवाल है, हमारे तो ग्रेजुएशन फाइनल ईयर के एग्जाम ही नहीं हुए हैं, हम कैसे तैयारी करें? तो देखिए ऐसा है, हम लोगों ने जो ऑनलाइन तैयारी शुरू करवाई है, ऑनलाइन जो हम लोग सिलेबस बैच प्रोवाइड कर रहे हैं, उसमें मैंने सभी बच्चों के लिए एक ऑप्शन रखा है। अगर आप लोगों के ऑनलाइन एग्जाम अभी नहीं भी हुए हैं और आपको लगता है कि पता नहीं होंगे कि नहीं होंगे, आप एक बार बैच ज्वाइन कर सकते हो। जैसे आपके एग्जाम्स की डेट आएंगी आप मेरे को बता दोगे, और मैं आपके उस सिलेबस बैच को वहीं पर पोस्ट कर दूंगा, और जब दोबारा आप एग्जाम क्लियर खत्म करके अपना फ्री हो जाओगे और मेरे को जब आप बोलोगे तो मैं आपको दोबारा से वहीं से शुरुआत दे दूंगा। यानी आपके सिलेबस की, आपकी टाइमिंग की कहीं कोई नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। ये एक ऑप्शन उन बच्चों के लिए रखा है जो ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं और वो तैयारी तो करना चाहते हैं, घर पे फ्री नहीं रहना चाहते हैं, लेकिन उनके मन में बहुत से सवाल हैं कि सर अगर बीच में एग्जाम आ गए तो हमारा कहीं नुकसान ना हो जाए। वैसे भी मेरा जो मैं मेनली जो जाना जाता हूं वो यही है, स्टूडेंट्स के लिए हमेशा उनकी हेल्प के लिए, उनके सिलेबस की कैसे उसको ध्यान रखना है, कैसे उनकी हर संभव सहायता की जा सकती है, उसके लिए मैं हमेशा तैयार रहता हूं। और मेरा हमेशा एक ही मकसद होता है, अगर स्टूडेंट ने कोई पैसा हमें पे किया है तो उसका हक उसको कैसे अदा किया जाए, कैसे उसकी तैयारी उस तक डिलीवर की जाए, ये हमेशा हमारा एक प्रयास रहता है। हम सिलेबस बैच जो ऑफलाइन पढ़ाते हैं उनमें भी हम कभी भी स्टूडेंट्स को कोई टॉपिक दोबारा करने से, या बैच को एक बार उसको किसी वजह से जाना पड़ गया दोबारा रिज्वाइन करने से हम कभी भी मना नहीं करते हैं। ये हमारी शुरुआती एक प्रैक्टिस है, हम कभी भी इसको बहुत ज्यादा इस तरीके से नहीं लेते हैं। हाँ जी। तो ये उसके बाद रिजल्ट कब आ जाएगा ऑनलाइन एग्जाम का? उन्होंने कहा अगर सितंबर अक्टूबर में सब कुछ ठीक लिया और पेपर ले लिया हमने तो अक्टूबर में रिजल्ट भी दे देंगे प्री का। रिजल्ट जब दे देंगे तो फिर उसके बाद मेन का एग्जाम कब होगा? मेन का एग्जाम होगा अक्टूबर नवंबर के अंदर, ये आपको मेन के कॉल लेटर दे दिए जाएंगे। ऑनलाइन मेन एग्जाम कब होगा? अक्टूबर नवंबर में एग्जाम ले लिया जाएगा। उसके बाद रिजल्ट कब आएगा मेन का? अक्टूबर नवंबर में रिजल्ट भी आ जाएगा। तो ये सारा कुछ इन्होंने अक्टूबर नवंबर में छोड़ दिया है, और हर चीज अक्टूबर नवंबर में कर लेंगे अगर सब कुछ ठीक हुआ ना। आईबीपीएस बहुत फास्ट है, ये 10 दिन के अंदर सारी जांच करके रिजल्ट दे देता है और अगले 10वें दिन फिर पेपर ले लेता है, ये इतना तैयार रहता है। ठीक है जी। तो इसके ऊपर हमारा तो 9 साल का बहुत बढ़िया विश्वास बना हुआ है। उम्मीद है अगर आप भी इस तैयारी को चुनते हो, बैंकिंग को आप अपना ड्रीम बनाते हो, तो आने वाले समय में आपको भी आईबीपीएस के ऊपर बहुत अच्छा विश्वास बनेगा, ये मेरे को पूरी उम्मीद है। आगे बढ़ते हैं। इन्होंने देखो ये भी बता रखा है प्रोविजनल अलॉटमेंट, यानी आपको बैंक ज्वाइन कब करवा देगा? जनवरी 2021। अगर 2020 को आप तैयारी से अपनी इस कंपटीशन एग्जाम की तैयारी में व्यस्त कर लेते हो तो 2021 की जो जनवरी की शुरुआत है आपकी, वो सरकारी नौकरी के साथ होने वाली है। लास्ट अब इस साल भी 2020 के अंदर जो रिजल्ट है वो 1 जनवरी को आ गया था,
और 1 जनवरी को बच्चों को नए साल का गिफ्ट मिला और खूब बच्चे अपने यहां से क्लर्क और पीओ सिलेक्ट हुए। उसके बाद ये वैकेंसीज की डिटेल है। वैकेंसी की डिटेल जो मैंने रखी है, अमूमन जब हमारे यहाँ ऑफलाइन बैच चल रहे होते हैं, बच्चे एकेडमी में आ रहे होते हैं, तो वैकेंसी आने के जस्ट अगले दिन इस बात का बेसब्री से इंतजार कर रहे होते हैं बच्चे की विपिन सर आएंगे और वो हमें ये बताएंगे कि हमने कहां से अप्लाई करना है। तो मैंने आज इसका पूरा प्रॉपर चार्ट बना लिया है। तो आप अगर हमारी एकेडमी के स्टूडेंट हो तो भी, और अगर हमारी एकेडमी के स्टूडेंट नहीं हो तो भी आप इसको टारगेट कर सकते हो और आप इस तरीके से आगे बढ़ सकते हो। तो इसमें मैं अपने विचार रखने जा रहा हूं कि मेरे मुताबिक आपको क्या करना चाहिए। बाकी आपकी समझ है, आपकी सोच है, आप उसको कैसे अप्लाई करते हो ये आपने देखना है। मतलब एक डिस्क्लेमर मैं दे देता हूं कि समझ गए होंगे आप कि हर व्यक्ति अपना खुद जिम्मेवार है। ठीक है जी। सबसे पहले हम लोग पंजाब के रहने वाले हैं, तो पंजाब को टारगेट किया है। पंजाब ग्रामीण बैंक में बहुत बढ़िया वैकेंसी आई है। जनरल कैटेगरी की 46 है, ईडब्ल्यूएस की 7 है, ओबीसी की 8 है, एससी की 27 है और बाकी वो भी हैंडीकैप कैटेगरी के लिए और एक्स सर्विसमैन के लिए वैकेंसी है। अब देखो, जो बच्चे बाहर मैदान में खड़े होंगे उनको लगेगा 46 सीटें तो कुछ भी नहीं होती है। मैं आपको बता दूं, ये 46 सीटें बहुत होती हैं। इन 46 में से हम 23 ले जाएंगे। बहुत बड़ी बात कह दी है मैंने, लेकिन हो सकता है हम 23 से ज्यादा ले जाएं। ठीक है ना। इन 46 में से हम 23 से ज्यादा ले जाएंगे। आज ही वैकेंसी आई और हमें पता है 1 जनवरी को अगर सब कुछ ठीक रहा, रिजल्ट आया, इसमें 23 से ज्यादा स्टूडेंट हमारे लगेंगे। जनवरी में मैं फिर वीडियो बनाऊंगा, आप मेरी इस वीडियो के साथ मैच करना और कमेंट करना कि सर नहीं 23 से ज्यादा नहीं लगे हैं, मैं भी याद रखूंगा। ठीक है, ये मैंने अपने ऊपर चैलेंज ले लिया है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस में हमारे रिजल्ट रहेंगे, ओबीसी में हमारे रिजल्ट रहेंगे, एससी एसटी में रिजल्ट इस वजह से नहीं रहते हैं क्योंकि ये बच्चे हमारे पास बहुत कम पढ़ते हैं या अपने इस एरिया के अंदर ये स्टूडेंट कम होते हैं और ये बच्चे तैयारी से कम जुड़ते हैं। तो खासकर एससी एसटी बच्चों को मैं जरूर ये मैसेज दूंगा कि आपको सरकार की तरफ से बहुत अच्छी सहूलियत मिल रही है रिजर्वेशन की, आप इसका फायदा उठाइए, आप पढ़िए, आपको उस लेवल की तैयारी मिलेगी कि अगर आप जनरल कैटेगरी के बराबर स्टूडेंट के बराबर बैठे हो तो भी आप एग्जाम क्लियर कर सकते हो। तो आप जरूर इस तैयारी से जुड़िए। उसके बाद पंजाब का स्टूडेंट नेक्स्ट टारगेट किसको कर सकता है? हरियाणा, क्योंकि हमारे नियर बाई स्टेट है, सेंटर भी नजदीक होते हैं, पेपर देने जाना भी पॉसिबल है और जो भी सर्वाइव कर सकते हैं। यहां भी अच्छी वैकेंसी 47 है। उसके बाद टारगेट कर सकते हैं हिमाचल प्रदेश, हमसे लगता स्टेट है, हम इसको भी टारगेट कर सकते हैं। हमारे हिमाचल के अंदर हर साल बहुत स्टूडेंट लगते हैं। अभी एलआईसी का एग्जाम था, काफी कम सीट्स थी वहां, अपने यहाँ ज्यादा थी, फिर भी बच्चों ने हिमाचल के अंदर क्लियर कर दिया क्योंकि वहां कंपटीशन नहीं होता है। ठीक है ना, क्योंकि पहाड़ी लोगों को और बहुत काम होते हैं, इस वजह से वहां पर स्टडी को लेकर माहौल या कंपटीशन को लेकर माहौल काफी कम है। उसके बाद आप टारगेट कर सकते हो राजस्थान को। हालांकि राजस्थान को लेकर एक हमेशा मानसिकता रही है कि राजस्थान में कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है, राजस्थान में नौकरी मिलती नहीं है, या मतलब ये जो पिछले 8-10 साल पुरानी एक धारणा बनी हुई है कि भी राजस्थान में कंपटीशन ज्यादा होता है। अभी मैं इस बात को बता देता हूं कि राजस्थान में कंपटीशन हमारे पंजाब से कम होता है, फिर भी लोग अप्लाई कम करते हैं वहां। क्यों अप्लाई कम करते हैं? राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्रफल बहुत ज्यादा है, तो वहां पर वैकेंसी कहां होगी और किस एरिया में आपको पोस्टिंग मिलेगी और वहां आप सरवाइव कर पाओगे कि नहीं, ये एक बड़ी दिक्कत की बात होती है। इसलिए लोग राजस्थान के अंदर थोड़ा कम अप्लाई करते हैं। और दूसरा, राजस्थान के खुद के स्टूडेंट बहुत ज्यादा स्टूडेंट होते हैं, बहुत बड़ी संख्या में होते हैं, इसलिए लोगों के मन में एक डर रहता है। लेकिन आगे आने वाली जो स्लाइड्स हैं वो साबित कर देंगी कि राजस्थान में कंपटीशन हमारे से कम होता है, पंजाब से कम होता है। उसके बाद उत्तराखंड को मैंने रखा है, लेकिन उत्तराखंड में एक तो वैकेंसीज कम है, दूसरा पहाड़ी इलाका होने की वजह से वहां सर्वाइव करना थोड़ा मुश्किल है, तीसरा यूपी के स्टूडेंट वहां जाके जो है कंपटीशन ज्यादा बना देते हैं, इसलिए उत्तराखंड को आप इस लिस्ट से बाहर कर सकते हो, उत्तराखंड को टारगेट ना किया जाए। उसके बाद गुजरात सबसे आसान, सबसे अच्छा और सबसे बढ़िया एक समृद्ध प्रदेश है और इसको आप टारगेट कर सकते हो। नंबर ऑफ वैकेंसीज भी काफी ज्यादा है, आप चाहे इस पे भर लो 19 पे तो भी सिलेक्शन हो जाएगा। 82 को देख के तो सभी भरेंगे, 82 को देख के तो हर एक ही भरेगा, हर बंदे को 82 दिखता है। जब 82 सामने होता है ना तो 19 किसी को नहीं दिखता और वो 19 के ऊपर हिम्मत ही नहीं जुटा पाता है और यहाँ पर एक एवरेज बच्चा भी नौकरी ले जाता है। ठीक है ना जी। जब वैकेंसी आती है ना, जैसे मान लो यूपी की देखें, अब यूपी में सबको 396 दिखेगा, सबको 276 दिखेगा, ये 88 में जाने का कोई हौसला नहीं करेगा। ये 88 सबसे सेफ है मेरे को लगता है, मेरा ये मानना है और मेरा ये एक्सपीरियंस कहता है कि वाकई ये सबसे सेफ है। तो आप अपने आप को 3 कैटेगरी में बांट सकते हो। नंबर 1, आप बिल्कुल फ्रेशर हो। नंबर 2,
आप लंबे समय से तैयारी कर रहे हो, ठीक है ना, लंबे समय से आप तैयारी कर रहे हो, लेकिन कामयाबी आपको हासिल नहीं हो पा रही है, ठीक है ना, और आप हर बार काफी नंबरों से फेल हो जाते हो, लंबे समय से आप तैयारी कर रहे हो। नंबर तीसरी कैटेगरी मैंने रखी है बहुत ही एक्सीलेंट जो स्टूडेंट है, लास्ट ईयर भी उनका पेपर क्लियर होने वाला था, लेकिन किसी एक कारण से वो पेपर से दूर रह गए और वो क्लियर नहीं कर पाए और रिजल्ट आते आते रह गया, ठीक है जी। ये 3 कैटेगरी के स्टूडेंट अपने आप को मान लें और इन 3 कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप पेपर दे सकते हो, तैयारी कर सकते हो। देखो जो एक्सीलेंट स्टूडेंट है, जिसको पता है मेरा सिलेक्शन कहीं नहीं जाता, तो वो अदर स्टेट क्यों जा रहा है, वो क्यों जीवन को परेशानी में डाल रहा है, वो तो भरे लोकल, मेरा ये मानना है। लोकल वो भरे जिसको ये पता है अपना सिलेक्शन हो जाना है और जिसकी तैयारी बहुत बढ़िया है, तो वो लोकल के लिए अप्लाई करे, वो पंजाब नहीं भरे, पंजाब भर ले, चलो हिमाचल भर ले, वो पंजाब और हिमाचल को टारगेट कर ले, ठीक है जी। राजस्थान जाना तो देखो परेशानी बढ़ाने वाली बात है, क्योंकि राजस्थान के अंदर एक तो एरिया बहुत ज्यादा है और पोस्टिंग कितनी दूर आ सकती है, कहां नहीं जा सकता, ठीक है जी। और उसके बाद फिर क्या, ग्रामीण इलाकों में जो ब्रांचेज होंगी वो पंजाब के लोगों के लिए सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल हो जाता है वहां। अब कहने को तो उत्तराखंड तो बिल्कुल ही टारगेट से बाहर कर लो, गुजरात भी पूरा बड़ा एरिया पड़ता है और राजस्थान को पार करके गुजरात जाना है, लेकिन गुजरात इसलिए अच्छा कहा जा सकता है कि समृद्ध प्रदेश है, वहां पर ऐसा नहीं है कि भी मरुधरा में आपको पता नहीं कहां 50 किलोमीटर दूर टिब्बों में नौकरी मिलेगी, ऐसा नहीं है। वहां सभी जो गांव है, टाउन है, वो सभी अच्छे समृद्ध हैं, तो इसलिए गुजरात को बहुत बढ़िया टारगेट रखा जा सकता है। खासकर जो ये फ्रेशर है वो एक तो पंजाब को टारगेट रखें, पंजाब के नियर बाई जाना चाहें तो हिमाचल जा सकते हैं, घुमाना मौसम भी अच्छा रहेगा, और उसके अलावा अगर टारगेट रखना चाहें तो हरियाणा बस इतना। ये जो सेकंड कैटेगरी के लोग हैं जो बेचारे नौकरी के लिए काफी लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं लेकिन नौकरी नहीं ले जा पा रहे हैं, इनको बाहर निकलना चाहिए, इनको टारगेट करना चाहिए गुजरात को, इनको टारगेट करना चाहिए यूपी को, इनको टारगेट करना चाहिए राजस्थान को, ये बाहर निकलें। लेकिन इस समय स्थितियां थोड़ी सी अलग हैं, स्थितियां इस सेंस में अलग है कि भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद है। आज आपने गुजरात भर दिया जोश जोश में, मैंने कहा, और आप लोगों ने पूरी बढ़िया तरीके से माहौल बना दिया और गुजरात भर दिया। कल को पता लगे पेपर देख के आने का खर्चा 12,000 रुपया है, तो वहां पर फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी और फिर वो बड़ी परेशानी का सबब बन जाएगा। तो एक बार तो थोड़ा माहौल देखते हैं, माहौल पॉजिटिव होके पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलने वाला बनता है कि नहीं बनता। अगर नहीं बनता है तो फिर आप नियर बाई स्टेट ही रहोगे, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, राजस्थान, बस ये 3-4 स्टेट है, इन्हीं को चुन लो। उत्तराखंड नहीं जाना, गुजरात बहुत दूर पड़ता है, यूपी नहीं जाना। अगर सब कुछ ठीक हो जाता है तो फिर इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करेंगे, अगर ठीक नहीं होता है तो फिर ये 4 स्टेट हमारे लिए ठीक रहेंगे, ये हम लोगों ने ध्यान रखना है, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। सेम इसी तरह से स्केल 1 की वैकेंसी है, स्केल 1 के अंदर जो वैकेंसी है वो भी स्टेट वाइज अगर हम लोग देखें, एरो ये सारे के सारे मेरे यही काम आ जाएंगे, ठीक है ना, लेकिन वैकेंसीज बहुत बढ़िया है। ऑफिसर 40 वैकेंसी आ गई। हमारे लास्ट ईयर के जो स्टूडेंट क्लेरिकल क्लियर कर पाए थे, ऑफिसर किसी वजह से नहीं क्लियर कर पाए थे, इन 40 में से 20 सीटें ले जाएंगे हम लोग, ठीक है ना, गारंटी से ले जाएंगे, हो सकता है ज्यादा ले जाएं। क्यों? आधी जनता तो लॉकडाउन की वजह से घर पे आराम कर रही है, ठीक है, ये एक सबसे बड़ा रीजन रहेगा कि हमें रिजल्ट अच्छे मिल जाएंगे। उसके बाद हरियाणा के अंदर 23 सीटें हैं, हमें देखो सबसे बढ़िया मिल गया लगभग, और देखो यूपी तो भरा पड़ा है, देखो वैकेंसी से क्या करते थे, मर्जर हो गया, वैकेंसी नहीं आएगी, स्टेट गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है, कोरोना आ गया, खजाना खाली पड़ा है, वैकेंसी नहीं आएगी, ये देखो सारी बातों को झूठा साबित कर दिया। जीवन में हमेशा पॉजिटिव रहा करो, कंपटीशन एग्जाम के स्टूडेंट हो, नेगेटिव सोचने से कुछ नहीं होगा। बेरोजगार हो, ऑलरेडी काफी नेगेटिव चल रहा है, यही आपके जीवन में सबसे बड़ा नेगेटिव है कि आप बेरोजगार हो, तो ऐसे में बाकी चीजों को लेकर पॉजिटिव रहा करो, ठीक है जी। तो इसमें जो आप टारगेट रख सकते हो, देखो ऑफिसर बन के जब बच्चा ऑफिसर बनता है, आईबीपीएस पीओ लगता है, तो उसको पूरे इंडिया में कहीं भी मिल सकता है, तो वो बच्चा ना डरे कि मेरे को बाहर जाना पड़ेगा, वो टारगेट करे, वो पंजाब को टारगेट करे, हरियाणा में सीटें कम है रहने देंगे, हिमाचल को टारगेट करें, हिमाचल में 16 खूब होती हैं, राजस्थान को वो टारगेट करें, राजस्थान मरुधरा को टारगेट करें, लेकिन इसकी जो ब्रांचेज होती हैं वो थोड़ी सी आपको मिलेगी साउथ राजस्थान के अंदर, तो ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा। उत्तराखंड रहने दो, गुजरात को बढ़िया टारगेट करो, आप इन दोनों को टारगेट कर सकते हो।
उसके बाद उत्तर प्रदेश तो बंदा थोड़ा सोच के भरे, कंपटीशन की बात नहीं है लेकिन थोड़ा सा टफ एरिया पड़ता है, ये बात थोड़ी देखनी पड़ेगी। और अगर फिर वही वापस बात आ जाती है, अगर सब कुछ ठीक नहीं होता है तो आपको एग्जाम सेंटर ऐसे चुनने चाहिए जो आपके नजदीक हो, जहां पर आप जा सको। तो ऐसे में फिर वही बात पंजाब, हिमाचल और राजस्थान ये चुन लो, क्योंकि राजस्थान आप भरते हो तो आपको गन्नर या बीकानेर सेंटर मिल जाएगा, पंजाब आप भर रहे हो तो आपको भुच्चो मंडी में सेंटर मिल जाएगा। तो इस तरीके से ये आप थोड़ा सा देख सकते हो। उसके बाद मैंने एक ये थोड़ा सा हिसाब किताब तैयार किया लास्ट ईयर की कट ऑफ का। लास्ट ईयर की कट ऑफ से चीजें बहुत क्लियर होती हैं और पता लगता है कि भी कई बार हम लोग बहुत कुछ सोच रहे होते हैं कि ये स्टेट बड़ा खतरनाक है या और है। अब आप देखो इनमें अगर मान लो 2018 की मैं बात करूं, 2018 प्री के अंदर देखो सबसे ज्यादा कट ऑफ किसकी है? सबसे ज्यादा कट ऑफ है 57.95। किसकी है? ये हिमाचल प्रदेश की कट ऑफ सबसे ज्यादा आई है 57.95, ठीक है ना। उसके बाद दूसरे नंबर पे कट ऑफ देखो किसकी आ रही है? दूसरे नंबर पे कट ऑफ आ रही है हरियाणा की, ये भी सबसे ज्यादा आ रही है। उसके बाद देखो किसकी आ रही है? फिर पंजाब की आ रही है 54.75 और फिर 54 आ रही है। कम वाली साइड देखोगे तो किसकी आ रही है? यूपी की हमसे कम है, राजस्थान की देखो हमसे 4 नंबर कम आ रही है। तो कौन कहेगा राजस्थान में कंपटीशन ज्यादा है? राजस्थान में कंपटीशन अब घटने लगा है। क्यों? क्योंकि राजस्थान के ज्यादातर स्टूडेंट अदर स्टेट में अप्लाई करने लगे हैं, इस वजह से कंपटीशन घटने लगा है। तो आप राजस्थान को टारगेट कर सकते हो, ठीक है ना। अब देखो गुजरात को तो कोई भी टारगेट करे, देखो बहुत ही कम कट ऑफ गई है, 48.25 गई है। तो प्री क्लियर होगा तभी मेन तक पहुंचोगे, और मेन में जब आप पहुंचोगे, अब देखो गुजरात का तो देखो हाल ही देखो क्या है, गुजरात का सिर्फ 86 नंबर वाला बच्चा पास हो गया और बाकी सब जगह कट ऑफ काफी ज्यादा जा रही है, ठीक है ना। तो इसके अंदर अगर कट ऑफ के लिहाज से देखा जाए तो उत्तराखंड को बिल्कुल छोड़ दो, उत्तराखंड को नहीं सोचा जाए। पंजाब को हम इसलिए नहीं छोड़ सकते क्योंकि पंजाब के हम रहने वाले हैं। हरियाणा को थोड़ा सा कम टारगेट किया जा सकता है क्योंकि हरियाणा की कट ऑफ ज्यादा है, ठीक है जी। अब 2019 की आप कट ऑफ देख लेते हैं। अचानक ही देखो 2018 की कट ऑफ ज्यादा गई, बच्चों ने वहां भरना बंद कर दिया कि भी हरियाणा में ज्यादा जाती है, ये लो हरियाणा की कट ऑफ कम हो गई। यानी सही मायने में उस लोकेलिटी के बच्चे नहीं कंपटीशन बना रहे हैं, अदर स्टेट के बच्चे आके वहां कंपटीशन को बड़ा कर देते हैं, और ये वो स्टूडेंट होते हैं जो इन चार्ट्स को देखकर अप्लाई करते हैं। यानी स्ट्रेटेजी कैसे बनती है? वो इन चार्ट्स को देखकर स्ट्रेटेजी बनती है कि किस साल कहां क्या कट ऑफ गई थी और अब हमने कहां अप्लाई करना है। तो आप सोच सकते हो, अगर आप फ्रेशर हो तो आपको ये जान के बहुत बढ़िया लगा होगा, ये चार्ट बता रहा है कि हर साल बदलाव आता है। तो 2019 के अंदर अगर हम लोग देखें, मेंस की कट ऑफ ही देख लेते हैं 2019 के अंदर। अब आप देखो गुजरात कहीं नहीं ठहर रहा, ठीक है ना जी। कहां 90-92 नंबर लाने पड़ रहे हैं, 100 नंबर लाने पड़ रहे हैं, कहां 55 नंबर लाने पड़ रहे हैं। तो आप बिल्कुल आराम से इसको टारगेट कर सकते हो पीओ के अंदर। और ऑफिसर की नौकरी अगर गुजरात में भी करनी पड़ती है तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, थोड़ा सा होम सिकनेस अपने को छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि आईबीपीएस पीओ भी अगर स्टूडेंट लगता है या एसएससी के थ्रू किसी डिपार्टमेंट में लगता है तो उसको अपने होम सिकनेस छोड़नी पड़ती है, उसको अदर स्टेट तो जाना ही पड़ता है। तो उसके लिए अगर स्टूडेंट तैयार है तो देखो गुजरात आपकी वेट कर रहा है, पहुंचो गुजरात और दो वहां एग्जाम। लेकिन हालात जो है कोरोना की वजह से ये थोड़ा सा यहाँ पर इश्यू रहेगा, ये मैं बार बार बोल रहा हूं। अप्लाई करते समय सेंटर सोच समझ के चुनना, ये आप लोगों ने देखना है, ठीक है जी। ये कट ऑफ आपकी आरआरबी पीओ का, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकता है डिसीजन लेने में, ठीक है। बाकी आप समझदार हो, चीजें आप देख सकते हो। उसके बाद आरआरबी क्लर्क का देख लेते हैं। क्लर्क के अंदर भी ऐसे ही अगर कट ऑफ आप लोग देखते हो तो देखो 2019 का ही देख लेते हैं सीधा। 2019 के अंदर अगर क्लर्क की कट ऑफ देखते हो तो सबसे ज्यादा देखो कहां गई है, सबसे ज्यादा गई है यहाँ पर 72.35, पंजाब में सबसे ज्यादा गई है, ठीक है जी। पंजाब के बाद 72 नंबर के बाद दूसरे नंबर पे कौन गया? हरियाणा 70.85 राजस्थान, यानी राजस्थान में भी यहाँ कट ऑफ ज्यादा जा रखी है। उत्तराखंड में कम चलेगी क्योंकि पिछले साल मान लो किसी एक साल ज्यादा चली जाए तो अगले साल बच्चे अप्लाई नहीं करते, या कई बार वैकेंसीज कम होती है, इस वजह से बच्चे कम अप्लाई करते हैं। तो ये कई कारण हो सकते हैं। तो इस चार्ट को आप ध्यान से देखो, ये आपको डिसीजन लेने में बड़ी मदद करेगा, ये आप सोच सकते हो, ठीक है जी। हाँ जी, तो ये आप इससे बड़ा आइडिया लगा सकते हो आसानी से। तो ये लास्ट एक मोटिवेशनल कुछ पंक्तियां हैं, और ये खासकर उन लोगों के लिए है जो लगातार लॉकडाउन के बावजूद भी इस तैयारी से जुड़े रहे और वो अब दावा कर रहे हैं कि बड़ी आसानी से वो क्लर्क या पीओ इस बार क्लियर कर जाएंगे। तो उन लोगों के लिए मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है,
तो वह बोली कि तिनका तिनका उठाना पड़ता है। यानी हर बीतता दिन आपके इस फाइनल सिलेक्शन रूपी घोंसले का एक तिनका है, और उस हर दिन के इस तिनके को अगर संजोगे, संभालोगे, मेहनत करोगे, हर बीतते 24 घंटे में कुछ इंप्रूव करोगे, तो निश्चित रूप से आप सिलेक्शन ले जा सकते हो। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को यही सारा मैसेज देना चाहता था। निश्चित रूप से आपको ये बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। आरआरबी का आप लोग जब फॉर्म अप्लाई करोगे, फॉर्म अप्लाई करते समय भी कुछ सावधानियां रखना, अपनी तरफ से अपने आप ही अप्लाई करने की कोशिश नहीं करना। जो प्रोफेशनल लोग होते हैं उनसे अप्लाई करवाया करो, थोड़ा सा गलतियों की संभावना कम हो जाती है। और उसके बाद अगर आप लोगों को ऑनलाइन जैसे अब तैयारी शुरू करनी है, क्योंकि अब तो हमारे पास टारगेट भी आ चुका है, तो निश्चित रूप से स्टूडेंट अब इस तलाश में बाहर निकलेंगे कि हमने कहां अप्लाई करना है, कहां से हमने तैयारी करनी है, इसकी तलाश आप लोगों को जरूर होगी। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, हम लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी अब तैयारी शुरू करवा चुके हैं। 2 बैच हम लोगों ने, एक 5 जून को और एक 26 जून को शुरू किया। दोनों ही बैचेस के अंदर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, काफी बड़ी संख्या में स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ चुके हैं और लगातार आगे की आगे रेफरेंस भी दे रहे हैं। तो ऐसे में अगर आप भी हमसे ऑनलाइन तैयारी के जरिए जुड़ना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारे ऐप का लिंक दिया गया है, ऐप डाउनलोड कीजिए, स्टोर में जाके उसकी डेमो वीडियो देखिए। अगर आपको बढ़िया लगे तो आप उस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। धन्यवाद, शुक्रिया।